हाय एवरीवन। ये क्रिमिनल साइकोलॉजी के वीडियो में आज काफ़ी टाइम लग गया मुझे, और इसका रीज़न बस यही है कि ये तारा मैम का सब्जेक्ट है। एंड शी इज़ वन ऑफ दोज वेरी फ्यू प्रोफेसर्स एंड टीचर्स इन माय एंटायर लाइफ whom आई रिस्पेक्ट सो मच कि इनके सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो बनाने से भी डर लग रहा था। एंड आई वाज लाइक नॉट इवन द मोस्ट इनसिग्निफिकेंट डिटेल शुड बी मिस एक्सप्लेन्ड और मिसकंस्ट्रूड। तो इस वजह से मैं थोड़ा आई वाज हेजिटेटिंग इन मेकिंग दिस वीडियो। बट फिर कुछ मैसेजेस भी आए मुझे कि भाई आज का क्या है, तो सोचा कि अब मैं भी पढ़ने अगर बैठूंगा ही तो फिर वीडियो बना ही लेता हूँ। दूसरी बात ये बतानी थी कि यूनिट 1 और यूनिट 2 है शायद इस वीडियो में, क्योंकि जैसे ही हम इस पार्ट को ख़त्म करेंगे वहाँ से यूनिट 3 शुरू हो रहा है। तो लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंट्रोडक्शन। The main role of criminal psychologists is what? Helping the police and or engaging in profiling of offenders. From assisting police in investigations, providing advice on interviewing of suspects, or working as expert witnesses. मतलब इन्वेस्टिगेशन में साथ देते हैं या फिर उनको एडवाइस देते हैं पुलिस को कि सस्पेक्ट का इंटरव्यू कैसे होना चाहिए, उनकी साइकोलॉजी के साथ खेल के। और वर्किंग एज एक्सपर्ट विटनेस। एक्सपर्ट विटनेस हमने फॉरेंसिक साइंस में भी देखा था। कोर्ट केसेस में एक्सपर्ट विटनेस बनते हैं, रिहैबिलिटेशन का काम करते हैं, ऑफेंडर्स का रिहैबिलिटेशन करते हैं, साइकोलॉजिकली जो भी उनकी हेल्प हो सकती है। इन एकेडमिक्स भी उनका काम करते हैं, मतलब एकेडमिक्स में वो रिसर्च पेपर्स करते हैं, अपना पब्लिश करते हैं डेटा बाहर, जिससे दूसरों को लोगों को इनडायरेक्टली काम आ जाता है। तो बहुत ही वेरीड और वाइड है उनका काम। ठीक है, तो उन्हें पता चलता है कि राइट फ्रॉम फील्ड टू द डेस्क सब कुछ, मतलब दे आर इन्वॉल्व इन ऑलमोस्ट एवरीथिंग। साइकोलॉजी क्या है? मेंटल प्रोसेस है। किसकी? ह्यूमन बीइंग की। उसको डिफाइन किया है। अब ये फिर वही प्रॉब्लम आ जाएगा, किसने किसको कैसे डिफाइन किया। अरे अब ये लास्ट टाइम है, इसको हो सके उतनी अच्छी तरीके से ख़त्म करते हैं वंस एंड फॉर ऑल। जो एलएलएम वाले हैं उनको तो फिर ठीक है, ये आएगा ही वापस, बट बाकी हम नॉर्मल बाकी सब की बात कर रहा हूँ। E.H. सदरलैंड, इन्होंने क्रिमिनोलॉजी के बारे में क्या बोला? सॉरी, ये पॉइंट रह गया मेरे से। साइंस डीलिंग विथ, अब ये ध्यान रखो, माइंड एंड व्हाट? मेंटल प्रोसेस, एस्पेशली विथ रिलेशन टू ह्यूमन एंड क्रिमिनल बिहेवियर। एज सिंपल एज दिस, इसमें नाम नहीं दिया है। क्रिमिनोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी का नाम दिया है, किसने दिया है? E.H. सदरलैंड। इन्होंने क्या बोला है? इट्स अ बॉडी ऑफ नॉलेज। चलो ठीक है। रिगार्डिंग व्हाट? रिगार्डिंग क्राइम एज अ सोशल फिनोमिनन। सदरलैंड ने इसको सोशल फिनोमिनन बोला था। उसके स्कोप में क्या आता है? मेकिंग लॉ एंड रिएक्शन, द ब्रेकिंग ऑफ लॉज। इसके स्कोप को इन्होंने डिस्क्राइब किया है कि इनके स्कोप के अंदर क्या आता है। पहले तो प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ एंड व्हाट? एंड रिएक्शन, द ब्रेकिंग ऑफ लॉज। जो कुछ भी इसका मीनिंग है ये इन्होंने दिया है, E.H. सदरलैंड ने। इसका एक्सप्लेनेशन नहीं देना है तो प्लीज़ इसको गूगल करके भी समझने की ट्राई मत करना। आपको जहाँ तक पता होना चाहिए ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कि E.H. सदरलैंड डिफाइंड क्रिमिनोलॉजी एज अ सोशल फिनोमिनन। ठीक है। व्हाट्स पिनोलॉजी? स्टडी ऑफ पनिशमेंट, पिनल कोड, पनिशमेंट कोड, स्टडी ऑफ पनिशमेंट एंड द इफेक्ट ऑफ पनिशमेंट। चलो ठीक है, खत्म। क्रिस्टोफर क्रॉनिन, इन्होंने क्या बोला है कि एप्लीकेशन ऑफ क्लिनिकल स्पेशलिटीज टू लीगल इंस्टीट्यूशन एंड पीपल हु कम इनटू कांटेक्ट विथ लॉ। इसके ऊपर क्लिनिकल स्पेशलिटीज को अप्लाई करना, इसको ये सब्जेक्ट का उन्होंने एक कैरेक्टरिस्टिक बताया है। यूके के जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने कैसे डिफाइन किया था? एज अ ब्रांच ऑफ psychology that is applied and which is concerned with what? With the collection, examination and presentation of evidence for judicial purposes। ये पूरा स्टेटमेंट याद रखो, ये MCQ बन सकता है, A, B, C and all of the above। for judicial purposes, ये गजॉनसन एंड हार्वर्ड। US साइकोलॉजिस्ट्स, अब ये राइट्समैन, लीडिंग अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, इन्होंने क्या बोला था? इन्होंने इसी सेम तरीके में से इसको डिफाइन किया था। उन्होंने क्रिमिनल साइकोलॉजी को बोला एज एनी एप्लीकेशन ऑफ
साइकोलॉजिकल नॉलेज और मेथड्स टू अ टास्क फेस्ड बाय लीगल सिस्टम। ये किससे मिलता जुलता आपको लगता है? ये क्रॉनिन से मिलता जुलता लगता है ना? ये रहा लीगल इंस्टीट्यूशन, एप्लीकेशन ऑफ क्लिनिकल सो एंड सो। दिस इज मोर इंक्लूसिव डेफिनेशन एंड इन्वॉल्व्स द होल ऑफ लीगल सिस्टम। यहाँ पे जुडिशियरी बोला है तो ये याद रखो कि यूके ने जुडिशियरी के ऊपर फोकस किया था, इसने पूरे लीगल सिस्टम के ऊपर। 1981 में प्रोफेसर लायनल हार्वर्ड, लायनल या लियोनेल या जो भी बोल रहे हैं आपको, यूके के फाउंडिंग फादर्स थे किसके? क्रिमिनल साइकोलॉजी के। लियोनेल हार्वर्ड डिस्क्राइब द 4 roles that psychologists may perform when they become professionally involved in criminal proceedings: clinical, experimental, actuarial and advisory। ये हमने इंटरनल्स में भी पढ़ा था, फिर से फटाफट देख लेते हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजी किसको बोलते हैं? असेसमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल इन ऑर्डर टू प्रोवाइड अ क्लिनिकल जजमेंट। मतलब ये इंसान क्या पागल है, क्या ये अनसाउंड माइंड का है, क्या ये इडियट है। हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा था इडियट किसको बोलते हैं? अनसाउंड माइंड के आदमी को। असेसमेंट टूल्स और साइकोमेट्रिक टेस्ट्स, ये दोनों चीज का एप्लीकेशन होता है क्वेश्चनर्स का, उनके असेसमेंट में हेल्प करने के लिए ये सारी चीजें यूज होती है। इनका क्या काम होता है? ये असेसमेंट से क्या होता है? दे इन्फॉर्म द पुलिस, द कोर्ट्स और द प्रिजन एंड प्रोबेशन सर्विसेज अबाउट द साइकोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ एन इंडिविजुअल and can therefore influence how different sections of the criminal justice system process the individual in question। मतलब इनका काम है मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू देना, इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करने का इनका काम इसमें नहीं होता है। आपको इसका बेस्ट एग्जांपल देखना है तो क्रिस्टोफर नोलान का जो बैटमैन मूवी है उसमें डॉक्टर क्रेन जो थे स्केयरक्रो, उनका काम था ये, मतलब व्हेन ही इज नॉट द विलन ही इज अ साइकोलॉजिस्ट फॉर द जुडिशियल सिस्टम। तो वो सब गैंग लीडर्स को अनसाउंड माइंड का बोल के अपने उसकी जो असाइलम थी आर्कम असाइलम उसमें रखता था। अब इसका एग्जाम्पल दिया है, ये ट्रायल में जाने के लिए क्या वो इंसान फिट है कि नहीं, या उसकी कोई ऐसी मेंटल इलनेस है कि उसको समझ में आ रहा है कि प्रोसीडिंग्स में क्या हो रहा है क्या नहीं। दूसरी बात है एक्सपेरिमेंटल, इसमें क्या होता है? एक्सपेरिमेंटल टेस्ट होते हैं दिखाने के लिए, एक पॉइंट प्रूव करने के लिए, एक इंफॉर्मेशन देने के लिए कोर्ट को। अल्टरनेटिवली इनका काम क्या होता है कि साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो कोर्ट को प्रोवाइड करते हैं, क्या देते हैं भाई उनको? समरी ऑफ करंट रिसर्च फाइंडिंग्स विच में बी रेलेवेंट टू द केस इन क्वेश्चन। मतलब ये सारे एक्सपेरिमेंट्स करना और ये जो कोई भी एक्सपेरिमेंटल टेस्ट्स होती हैं उनका करना एक्सपेरिमेंटल डेफिनेशन में आता है। लियोनेल हार्वर्ड, इनका नाम याद रखना, आपको पूछ सकते हैं कि ये सिस्टम किसने दी थी। एक्चुरियल मतलब स्टैटिस्टिक्स, इतना ही याद रखो, एक्चुरियल मतलब स्टैटिस्टिक्स। इनका काम है एक इवेंट का होना या नहीं होना, इनका स्टैटिस्टिक्स देना, इसके बेसिस पे से प्रोबेबिलिटी बतानी है। और एडवाइजरी में वो क्या करते हैं? एक इन्वेस्टिगेशन में कैसे आगे बढ़ना है, इससे ज़्यादा डीप में मत जाओ। एडवाइजरी में एडवाइस देते हैं, एक्चुअरी में वो स्टैटिस्टिक्स देते हैं। फिर से आपके लिए मैं पिंक हाईलाइट करके देता हूँ, इनको स्टैटिस्टिक्स देना काम है। एक्सपेरिमेंट में वो भाई एक्सपेरिमेंट करते हैं और क्लिनिकल में वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का सब काम करते हैं। अब क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस, ये हमारा टॉपिक आ गया। प्रोफेसर लॉरेंस एलिसन ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल, इन्होंने क्या बोला था? एक नंबर दिया था, एक नंबर ऑफ वेज के जिसमें आप एक्सपर्टाइज यूज कर सकते हो, किसकी? साइकोलॉजिस्ट की। और वो किसको काम में आ सकती है? पुलिस को, और उनके सारे काम में उसको सपोर्ट दे सकती है। और ये जो बिग नंबर ऑफ वेज जो बोलते हैं, ये तरीके किसने दिए थे? प्रोफेसर लॉरेंस एलिसन ने। ठीक है, लॉरेंस एलिसन ने बहुत सारे तरीके दिए थे और लायनल हार्वर्ड ने इनके 4 फंक्शंस दिए थे। इन हिज कोट ये सारी चीजें जो इनके काम आ सकती है भाई, ध्यान से पढ़ो। पुलिस का डिसीजन मेकिंग एनहांस करती है भाई, चलो ठीक है। लीडरशिप स्किल्स, ये क्यों क्या कैसे ये वही जाने, आप याद रख लो बस। लीडरशिप स्किल्स, किसकी लीडरशिप स्किल्स पता नहीं भाई, बोला है तो याद रख लो। इम्प्रूव मेथड ऑफ इंटरव्यूइंग, चलो ये ऑब्वियस है, ये ऊपर भी लिखा था कि
एडवाइस कर सकते हैं हाउ टू गो अहेड इन इंटरव्यूइंग ऑफ सस्पेक्ट्स। आ गया। एक्यूरेट मेथड्स ऑफ एनालाइजिंग डेटा, ये डेटा मतलब फिर एक्चुअरियल आ गया। डेवलपिंग सस्पेक्ट प्रायोरिटाइजेशन सिस्टम, ये ऑफेंडर प्रोफाइलिंग टाइप काम है। चलो, क्राइम एनालिसिस, इसको क्या बोलते हैं भाई? इज ऑल्सो कॉल्ड इंटेलिजेंस एनालिसिस इन वन फील्ड ऑफ वर्क विच ड्रॉज अपॉन क्रिमिनल साइकोलॉजिकल मेथड्स। क्राइम एनालिसिस को इंटेलिजेंट एनालिसिस भी बोलते हैं। इनका केस लिंकेज का काम होता है भाई। और केस लिंकेज क्या होता है? लिंकेज ऑफ क्राइम्स बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज इन द बिहेवियर ऑफ द ऑफेंडर। ये बहुत कॉमन फिनोमिनन है, आपने मूवीज और टीवी शोज में अब तक 100 बार देख लिया होगा कि एक टाइप का मर्डर इधर 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 होता रहता है तो वो पुलिस जाके चारों को कनेक्ट कर देती है। तो ये इसको बोलते हैं भाई सिमिलैरिटीज इन द बिहेवियर्स ऑफ द ऑफेंडर। फिर इनके मीडिया में नाम आ जाते हैं, रोज किलर, स्टोन किलर, ये किलर, वो किलर। तो ये क्या होता है? ये वही तो है, कॉमन उनके जो रोल्स है वो आइडेंटिफाई कर देते हैं और फिर उनका केस लिंकेज हो जाता है। और इससे क्या फायदा होता है? फोकसिंग ऑफ रिसोर्सेज, मतलब अब मालूम है कि अब ये सारी फोकस जो करनी है हमारी रिसोर्सेज को, वो इसी डायरेक्शन में करनी है और डुप्लीकेशन नहीं होना चाहिए एफर्ट्स का, नहीं तो टाइम और पैसे टैक्स पेयर्स के सब वेस्ट हो जाएंगे। अब ऑफेंडर प्रोफाइलिंग क्या है भाई? एट्रीब्यूट्स होती है, क्वालिटीज के ऊपर उसको डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है? प्रोफाइलिंग क्या होता है? इससे इंफॉर्मेशन जो होती है क्राइम सीन से जो तुमने निकाली है ऑफेंडर के बिहेवियर से, इसका यूज होता है। क्राइम सीन में जाके अगर आप देखते हो कि अगर आपको बिल्कुल भी नीट एंड टाइडी, अगर फॉर एग्जांपल मिल रहा है कि घर एकदम नीट एंड टाइडी है और आप घुसते वक्त आपको ये भी पता चलता है पुलिस को कि फोर्स्ड एंट्री नहीं थी घर के अंदर कहीं भी जगह से, मतलब घर का कोई पहचान वाला था जिसके पास चाबी थी या जिनके पास एक्सेस था, इजी एक्सेस था घर का, या कोई ऐसा इंसान जिनके पास चाबी या एक्सेस तो नहीं था लेकिन वो उनके साथ अंदर आया होगा और फिर अपने हिसाब से बाहर निकल गया, या जो कुछ भी है। तो क्राइम सीन को एनालाइज करके जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है, फॉर एग्जांपल वहाँ पे कोई मार्क छोड़ जाना, यहाँ पे कोई डिज़ाइन बनाना। एक मैंने बुक पढ़ी थी, उसमें वो इंसान था, वो आदमी को मार के उसके खून से वो मंत्र लिखता था वॉल पे। तो ऐसी कुछ बिहेवियर है। अब 10 जगह पे मंत्र वाला मर्डर हो जाएगा तो ऑफेंडर प्रोफाइलिंग वाला उसको सीधा केस लिंकेज में ही ले लेगा ना, और सबको एक कंबाइंड एक क्लब कर देगा। तो ये बहुत ही ऑब्वियस है और इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। और ऑफेंडर के बिहेवियर को ध्यान में रखते हैं यहाँ पे, इसलिए साइकोलॉजिस्ट का काम है। सच एज विक्टिम स्टेटमेंट्स अगर है तो इन ऑर्डर टू ड्रॉ कंक्लूजन अबाउट द नेचर ऑफ द पर्सन हु कमिटेड द क्राइम। अब जिन्होंने तारा मैम के लेक्चर्स अटेंड किए थे उनको अचानक से ये सब स्टोरीज अगर याद आएंगी तो इट वुड बी वेरी हेल्पफुल। सो सब फटाफट से समझ में आ जाएगा आपको अगर उनकी जो बताई हुई स्टोरीज थी लेक्चर्स में वो याद है तो। मेटिकुलसली था, प्लान्ड या इम्पल्सिव था, मतलब उसने एकदम अच्छे से इसको सोचा था या फिर ऐसे ही इन द हीट ऑफ द मोमेंट हो गया, ठीक है। वो लोकली रहता है क्राइम सीन के आसपास, उसकी एज क्या है, बराबर, उसका जेंडर क्या हो सकता है, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो पुलिस को काम आ सकती है उसके टारगेट करने में रिसोर्सेज को, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट है इंटरव्यूइंग, डिटेक्टिंग डिसेप्शन एंड आई विटनेस रिसर्च। in order to collect reliable and accurate information about the case, interviewing people, अब people में कौन कौन आता है भाई? विटनेस भी आता है और ऑफेंडर इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनका इंटरव्यूइंग होना ज़रूरी है। हर एक इंसान को अलग तरीके से इंटरव्यू करना चाहिए। जिस तरीके से आप मिस्टर ए को इंटरव्यू करते हो उसी तरीके से मिस्टर बी को नहीं कर सकते। इन्होंने गाइडेंस और एडवाइस काफ़ी अच्छी दी है कि कैसे किस विटनेस को कैसे इंटरव्यू करना है, किस सस्पेक्ट को कैसे इंटरव्यू करना है, और कई सारे पुलिस फोर्सेस में इन्होंने ट्रेनिंग भी दी है इन टेक्निक्स के ऊपर। तो ये सारी ज़रूरी चीज़ें हैं। क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट जो है उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया था द डिटेक्शन ऑफ डिसेप्शन को, मतलब जब कोई झूठ बोलता है तो उसको डिटेक्ट कैसे करना है। तो इसके जो यूजफुल एप्लीकेशंस उसमें से निकले थे वो पुलिस को, मतलब वो लोग बताते हैं कि इंटरव्यूइंग करते वक्त ये जो रिजल्ट जो आए थे इन रिसर्चेस के कि किस तरीके से किसी का डिसेप्शन पकड़ना है और
किस विटनेस को कैसे पकड़ना है और किस सस्पेक्ट को कैसे पकड़ना है। तो वो जब झूठ बोलते हैं तब वो कैसे बिहेव करते हैं, जब पुलिस को ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो उनको नोटिस करनी चाहिए जिससे पुलिस को तुरंत पता चल जाए कि वो जो सस्पेक्ट है या जो विटनेस है वो अपने वेयर अबाउट्स का या कोई सिचुएशन की कोई डिटेल का बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है या कम करके बोल रहा है या बता ही नहीं रहा है या झूठ बोल रहा है, जो कुछ भी है। और कितनी एक्यूरेसी से आप बता सकते हो कि वो झूठ बोल रहा है। तो ये सारा काम जो है वो इनका है, क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट का। अब पुलिस साइकोलॉजी है, ये जब मैंने पढ़ा था ये मुझे अच्छी बात लगी थी, पुलिस साइकोलॉजी। और हम फटाफट से ये टॉपिक देख लेते हैं। और सो यू नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्या बोलते हैं कि इनके खुद के भी चैलेंजेस होते हैं, ठीक है। किस टाइप के इंसान को अच्छा पुलिस ऑफिसर मतलब बनने का पोटेंशियल है, किस इंसान को नहीं है, किस पुलिस वाले को कैसे ट्रेन करना है, उसको अगर इस फील्ड में आगे बढ़ना है तो कौन से पर्सनैलिटी में चेंजेस लाने होंगे। बोथ ऑक्यूपेशनल साइकोलॉजिस्ट एंड क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट वो पुलिस को एडवाइस करते हैं, और ये लास्ट 25 ईयर्स से ऐसा बोल रहे हैं। अब ये कौन सी कंट्री में लास्ट 25 ईयर्स से ये स्पेसिफाई तो नहीं किया है, बट हम इन जनरल समझ लेते हैं। और साइकोलॉजिस्ट ने पुलिस ऑफिसर के रिक्रूटमेंट में भी काफ़ी हेल्प किया है साइकोमेट्रिक टेस्ट से, जो इनके साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को मेजर करते हैं, जो इस काम से इम्पोर्टेंस रखते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल ये भी हो सकता है, और आई डोंट नो यहाँ पे वो पॉइंट कवर नहीं किया है, लेकिन पुलिस साइकोलॉजी में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी है कि पुलिस वाले जो होते हैं उनका काम डेंजरस होता है। जैसे फिर ये पोस्ट से मैटर नहीं करता है, मतलब हवलदार भी है या मतलब कमिश्नर भी है, कोई भी पोस्ट है तो उनको अपने लेवल के चैलेंजेस होते हैं, उनको डे टू डे अलग अलग केसेस देखने पड़ते हैं। तो कई सारे पुलिस ऑफिसर्स हैं जिनको रात को सोने में भी प्रॉब्लम होता है, या फिर जो नए नए पुलिस ऑफिसर्स होते हैं उनको ये सब खून खराबा देख के या ऐसा सब पॉलिटिक्स देख के, मतलब कैसे फैमिली के अंदर मर्डर हो जाते हैं, ये ऐसा क्रूअल ग्रूसम पॉलिटिक्स फैमिली के अंदर या पॉलिटिक्स में बिजनेस के अंदर दिख जाता है कि कैसे बिजनेस पार्टनर्स एक दूसरे को मारते हैं। तो ये सब कुछ देख के पुलिस वाले को भी डिप्रेशन हो जाता है, उनको भी एंग्जाइटी इश्यूज आ सकते हैं, उनको भी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर आ सकते हैं। तो ये सब देखने के बाद इनको पुलिस साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत होती है, जो इनको काउंसलिंग दे, जो इनको अपने इमोशंस को फेस करने के लिए स्ट्रेंथ देते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी ज़रूरी है, ठीक है। फिर इनको कंपोजिशन ऑफ इंटरव्यूज़ एंड असेसमेंट सेंटर्स भी इनको दिए हुए होते हैं कौन, साइकोलॉजिस्ट। और ये क्या करते हैं, इनको जो नेसेसरी क्वालिटीज़ वाले नहीं दिखते हैं ना इस रोल के लिए, वो इनको हटा ही देते हैं, सीधा एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है। तो दे हैव ऑल्सो प्रोवाइडेड एडवाइस ऑन व्हाट, ऑन द कंपोजिशन ऑफ इंटरव्यूज एंड असेसमेंट सेंटर्स। चलो ठीक है, फिर उनको जब जिसकी क्वालिटी ठीक नहीं लगती उनको एलिमिनेट कर देते हैं। अब एक्सपर्ट विटनेस, एक्सपर्ट विटनेस में क्या बोला है भाई कि कॉम्प्लेक्स जब इश्यूज आते हैं और वो एवरेज ले पर्सन के नॉलेज से बाहर होते हैं, ठीक है, जो जूरी में बैठते हैं। ये जूरी का प्रॉब्लम हमारे यहाँ पे तो नहीं है भाई, अमेरिका में है, बट तो भी हमारे यहाँ पे अब ये जूरी का पार्ट हटा के बाकी सब समझ लो। इन सच सिचुएशन द कोर्ट परमिट्स द कॉलिंग ऑफ एक्सपर्ट विटनेस हु बाय डेफिनेशन हैज एन एक्सपर्टाइज रिलेटिंग टू द इशू इन क्वेश्चन। मतलब बैलिस्टिक्स एक्सपर्ट को बुलाते हैं, या फिर कोई केमिकल है तो उसके एक्सपर्ट को बुलाएंगे, या बायोलॉजी का क्वेश्चन है तो उसका एक्सपर्ट आएगा। तो मतलब एक्सपर्ट विटनेसेस आते हैं, इनको अपना ओपिनियन देने में फैसिलिटेट करते हैं भाई जुडिशरी, ठीक है। The way that expert witnesses are called to the court, however, varies from one jurisdiction to another, ठीक है। ये रहा, ये याद रख लो क्यों ज़रूरी है और पास्ट में क्या होता था। रिसेंट ईयर्स की बात करें तो इनकी प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट की जो एक्सपर्टीज़ है उनको इंक्रीजिंगली लोग रिकग्नाइज कर रहे हैं, ठीक है। और वाइड वेराइटी ऑफ इश्यूज पे इनकी एडवाइस लेते हैं लोग। इनके जो कुछ एग्जांपल्स है वो ये है: इम्पैक्ट ऑफ इंटरव्यूइंग टेक्निक्स ऑन सस्पेक्ट और विटनेस, रिलायबिलिटी ऑफ आई विटनेस टेस्टिमनी, क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ सस्पेक्ट और विटनेस, ठीक है, और प्रोफाइलिंग टेक्निक्स। बार बार वही चीज़ हमारे फिर से आ रही है, ठीक है।
criminal psychologists and assessment and treatment of offenders. चलो ऑफेंडर की ट्रीटमेंट से रिलेटेड है. क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट्स especially within Australia, Canada and the UK are heavily involved in work concerning the assessment, ये याद रखो, assessment, rehabilitation and management of offenders. मतलब वो ऑफेंडर है तो उसको वहीं के वहीं छोड़ नहीं देते अपनी मेंटल प्रॉब्लम में, उनका असेसमेंट भी करते हैं, उनको रिहेबिलिटेट करने की भी ट्राई करते हैं और उनका मैनेजमेंट भी करते हैं, आइदर इन द कम्युनिटी और व्हेन हेल्ड इन इनकार्सरेशन, मतलब प्रिजन में या आउट ऑफ प्रिजन, इनको ये सारी चीज़ों में इनको हेल्प करता है स्टेट. ठीक है. ऑफेंडर्स के साथ काम करके ये री ऑफेंडिंग के चांसेस कम करते हैं कि अगर इसको दिमागी प्रॉब्लम है तो इसको किस तरीके से काउंसलिंग करना चाहिए ताकि ये फिर ये प्रॉब्लम खड़ा ना कर दे, और इनकी जो कोई भी साइकोलॉजिकल नीड्स है उनको एड्रेस करते हैं. ठीक है. ये अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये बोल रहा है कि ये जो साइकोलॉजिकल नीड्स है शायद क्राइम करने से भी आई हो या क्राइम ही इसके वजह से हुआ हो, और जिस एनवायरनमेंट में वो बड़े हुए हो, ठीक है, या फिर कोई भी चीज़ में वो एनवायरनमेंट में फंसे हो, फैमिली प्रॉब्लम हो या एंग्जाइटी हो या बुलिंग हो प्रिजनर्स का, या कोई एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, कोई भी रीज़न हो, इनको ये सर्विसेज मतलब देता है स्टेट. नाउ criminal psychologists have been active in this development, contributing to the design, delivery and management of programs which attempt to address the offender's thoughts. मतलब यहाँ पे offender, victim को तो खैर मिलता ही है जो भी मिलता है, offender को भी यहाँ पे psychological help मिलती है. ठीक है. और कौन से ऐसी attitudes and behaviors थे जो उनके offending behavior में add करते थे, एंड आगे अब ऑफेंड ना करे उसके लिए जो कोई भी इनको मेहनत करनी है वो करते हैं. इन प्रोग्राम्स का मैनेजमेंट करते हैं और सही ऑफेंडर्स को उन प्रोग्राम्स तक पहुंचाते हैं ताकि वो डिज़ाइनर ने जो इंटेंट किया था कि इस प्रोग्राम की ये इफेक्ट्स आनी चाहिए वो राइट पीपल के ऊपर आ जाए. अब ये फील्ड में काम करने वाले रिसर्च भी करते हैं, ट्रेनिंग भी करते हैं प्रिजन एंड प्रोबेशन स्टाफ की, उनका रिपोर्ट्स भी तैयार करते हैं कोर्ट्स के लिए, और रिस्क लेवल वो बताते हैं, एंड जो कोई भी अदर इंडिविजुअल ऑफेंडर के ऊपर जो कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो देते हैं. अब यहाँ पे यूनिट 3 शुरू हो रहा है, उसके पहले हम ये ख़त्म कर लेते हैं. क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट्स एंड एकेडेमिया एंड रिसर्च. With the growing of interest in criminal psychology over the recent years, there has been an increased demand for courses which teach the theory and practice of criminal psychology. With the inevitable growth in criminal psychology courses, there has been a corresponding increase in the number of criminal psychologists working within the academia. मतलब ये courses, मतलब इसका importance बढ़ा तो course बढ़े तो लोग बढ़ गए भाई. कौन बढ़ गया? क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट ही बढ़ेंगे ना इसके कोर्स करके. और एक जो मेन रोल इनका बताया है एकेडमिक्स का, उनका काम है रिसर्च करना उनके फील्ड ऑफ इंटरेस्ट में. ठीक है. उनके जो रिसर्च इंटरेस्ट होते हैं वो डेवलप होते हैं ओवर टाइम, एंड दे आर यूजुअली एनकरेज्ड बाय देयर एम्प्लॉयर्स टू एक्सपैंड देयर नॉलेज ऑफ दीज स्पेशलिज्म बाय रिसर्चिंग इनटू देम फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन. ये थोड़ा गड़बड़ है लेकिन आपको इसका एसेंस समझ में आ जाएगा. तो ये हमने आई थिंक यूनिट 1 इंट्रोडक्शन एंड ये यूनिट 2 आई थिंक ख़त्म कर दिया है क्योंकि इसके बाद यूनिट 3 है. So I hope this video helps you. All the best, people.